ठीक है, तो आज हम राजस्थान पुलिस का 2014 का जो पेपर था उसे डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिला के 120 सवाल थे। 120 सवाल में से 30 सवाल अपने मैथ रीजनिंग के थे, 30 सवाल जो थे अपने इंडिया जी के, और बचे हुए 60 सवाल थे वो राजस्थान जी के थे। 30 सवाल जो इंडिया जी के हैं और राजस्थान जी के हैं, उनका जो वैल्यू है वो है आधा आधा नंबर। ये कुल मिला के हुए 90। 90 का आधा कितना हुआ? 45। 45 नंबर के वो 90 क्वेश्चन हुए। बाकी जो मैथ रीजनिंग के 30 सवाल हैं उनके 30 नंबर, यानी एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। तो टोटल 75 नंबर का होता है। कट ऑफ जो है वो 55 के आसपास आती है नॉर्मली। तो अभी हम इसमें दो भागों को डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा भाग मैथ रीजनिंग का अलग से डिस्कस करेंगे। एक तो इंडिया जी के वाला, एक राजस्थान जी के वाला। आपने खोला हुआ होगा, बाकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहां से देख सकते हो। बाकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो 31वां सवाल है, भाग वाग की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड भाग जिसमें इंडिया जी की बात चल रही है। 31वां सवाल है, फिल्म भाग मिल्खा भाग के निर्देशक का क्या नाम था? बता सकते हो? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ये 2013 में बनाई थी। इसमें जो एक्टर थे वो अपने फरहान अख्तर थे, जावेद अख्तर के बेटा। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, और ये जो बनी थी मिल्खा सिंह के ऊपर बनी थी, तो बहुत अच्छी फिल्म थी, देखनी चाहिए। मतलब एक इंस्पिरेशनल मूवी है भाग मिल्खा भाग। तो ये पता चल जाता है कि ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हैं, जो एक बायोपिक पिक्चर बनाते हैं, ज्यादातर बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाते हैं। जैसे बहुत कुछ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने नाम से फेमस होते हैं। बाकी जैसे सलमान खान की पिक्चर आती है, तुम्हें पता नहीं चलता कि डायरेक्टर कौन है। आमिर खान की पिक्चर में डायरेक्टर का नाम नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा बनाते हैं तो ये डायरेक्टर बेस होती है। संजय लीला भंसाली जैसे पिक्चर बनाएगा तो वो डायरेक्टर बेस है, उसमें एक्टर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्टर का काम होता है। तो कुछ ऐसे डायरेक्टर फेमस होते हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक केतन मेहता, अगर आपने नाम सुना हो, केतन मेहता नाम से एक डायरेक्टर है। माजी नाम से एक पिक्चर बनाई थी। पूछा जा सकता है, माजी जो है दशरथ राम माजी, वो बिहार के थे, उन्होंने पहाड़ को काट दिया था अपनी जिंदगी में, तो उनके ऊपर बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल प्रोत्साहन करने वाली वो पिक्चर है माजी। एक्टिंग जो की है उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की है। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? भगत सिंह ने जो बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में फेंका था, लाहौर में। वहां पे सेंट्रल असेंबली थी जहां पे बैठ के नियम बनाते थे। अंग्रेज भी थे, थोड़े बहुत इंडियंस भी बैठते थे उस सेंट्रल असेंबली में, लेकिन ज्यादातर ऐसा जो था वो अंग्रेजों का था उसमें। तो उसमें अंग्रेज उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए भगत सिंह ने, ऊपर वहां बालकनी होती थी, बालकनी से ऊपर से बम फेंका था। मतलब दर्शक के रूप में, पत्रकार के रूप में गए थे, अपने अंदर बम रख लेके गए थे, ऊपर से बम फेंका था, वहां पे फेंका था जहाँ खाली जगह थी। मारने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने बोला था कि मेरा उद्देश्य मारने का नहीं है, गूंगी सरकार को, नहीं, बहरी सरकार को सुनाने का मेरा उद्देश्य है बम फेंक के। तो खाली जगह पे फेंका था, कोई भी नहीं मरा था। उन्होंने एक व्यक्ति को भी मारा था, सैंडरसन, नाम सुना है कभी? लाला लाजपत राय की हत्या की थी सैंडरसन ने। तो उसने अपने साथियों के साथ में जो सैंडर्स था उसको मारा था। तो याद रख लेना, जो अंग्रेज अधिकारी सैंडरसन को किसने मारा था? हाँ, भगत सिंह ने, और उनके साथियों में। लिख लिया करो तुम ये सारी चीजें। अगला सवाल 33वां। 31 32 हो गए। इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो ये आपको सॉल्व करने जरूरी होते हैं। 33वां सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखो इसमें 2011 का दिया हुआ है, तो उस समय जो थी मुंबई की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन आज के समय पे अगर पूछ लिया जाए ना, बाई चांस आज के समय के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा अगर है तो वो दिल्ली की है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा देश है? विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो टोक्यो है। और विश्व में दूसरे नंबर पे जनसंख्या वाला जो देश है वो अपना दिल्ली आ गया है। ठीक है। दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ गई। टोक्यो की जनसंख्या 3.5 करोड़ है, दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। एक एक राज्य के बराबर हो गई है। बड़े बड़े राज्य नहीं होते इतने। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दिल्ली के बराबर ही नहीं है। यूरोप के तो बहुत सारे देश हैं। अब ये स्विट्जरलैंड का नाम सुना है कभी? उनकी जनसंख्या पूरी 1 करोड़ नहीं होती है। इसराइल का नाम सुना है? कितना शक्ति संपन्न देश है, उसकी जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, 90 लाख के आसपास है। अगला सवाल, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय प्रयोगशाला का नाम बताइए। इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में 1983 में भारत ने अपना, अंटार्कटिका जो नीचे की साइड में है ना, सातवां महाद्वीप मैंने बताया था। सातवां महाद्वीप का नाम याद है? बताना, पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिण अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठवां अफ्रीका। और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो जो नीचे नीचे वाला अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका मैंने बताया था नीचे दक्षिण ध्रुव है। हाँ, उसमें मैप में नहीं दिखा होगा, ब्लैक बोर्ड वाले में, लेकिन मैंने ग्लोब में भी तो बताया था। ग्लोब में इधर की साइड में ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, ये वाला, ये अंटार्कटिका है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक आर्कटिक द्वीप बोलते हैं, क्योंकि उसका हिस्सा जो बड़ा नहीं है तो इसलिए उसे द्वीप बोल देते हैं। बाकी मैंने बताया था द्वीप बड़ा हो जाता है तो उसे महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो 2000 अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम जो भारतीय प्रयोगशाला थी वो और दक्षिण गंगोत्री थी। इस प्रयोगशाला इसलिए बनाई जाती है कि वहां पे लोग तो रहते नहीं है नीचे की साइड में, तो वहां पे प्रयोगशालाएं बनाई जाती है प्रयोग करने के लिए। इसे विज्ञान का महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो पूछ लिया जाए विज्ञान का महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका।
वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 का पेपर है तो निश्चित सी बात है, बाकी हो चुके हैं। ब्राजील में ओलंपिक में आयोजित हुए थे, तो भारत ने कोई पदक वगैरह इसमें कुछ जीते नहीं थे। ब्राजील में आयोजित हुआ था वर्ष 2016 का। अगला सवाल, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? 36वां सवाल है, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल कितनी सीट हुई? 25 सीट तो हुई, 25 सीट हुई लोकसभा की और 10 सीट हुई अपनी राज्यसभा की, तो कुल ये 35। आंसर हुआ डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये वाला आप याद रख लेना, 25 प्लस 10 35 हो गई राज्यसभा वाला। 37वां सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री सेल्सियस समान तापमान है। फ़ारेनहाइट ये वाला सवाल आपको मैं डिस्कस करा देता हूँ सही ढंग से। देखो 3 चीज आपको याद रखनी है, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक होता है केल्विन। केल्विन सुना है आपने कभी? जब, हाँ केल्विन होता है, केल्विन भी तापमान से रिलेटेड होता है, इसी से रिलेटेड होता है। जब ये वाला जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना तापमान, तब फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये याद रखना। और जब 0 डिग्री यहाँ पे होता है, तब केल्विन में जो होता है वो 273 होता है, 273 केल्विन। तो अगर नेगेटिव चलते जाएं तो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस पे जाने पर तापमान होता है 0 केल्विन। कितना हो जाएगा? 0 केल्विन। अच्छा, इनका जो रिलेशन है थोड़ा सा अलग है। यहाँ तो मैंने 0 डिग्री से 32 फ़ारेनहाइट बता दिया, 0 डिग्री कितना हुआ? 32 फ़ारेनहाइट। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे 1 डिग्री आगे सेल्सियस में बढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट में 1.8 बढ़ेगा। कितना? 1.8। अपने शरीर का तापमान कितना होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो बोलता है ना कि आपका इतना तापमान है, तो फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा मैं? पहली बात तो 32, 0 पे 32 है तो 32 तो सेम टू सेम रख दिया। अब एक के बाद में 37 का गुणा कर लूंगा, 37 इंटू 1.8 से कितना आएगा? 67.68। जोड़ो, ये इतना है, मतलब नॉर्मली इतने के आसपास रहता है। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उस समय केल्विन कितना होता है? 273 केल्विन। अगर 0 केल्विन होगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री सेल्सियस में आगे बढ़ते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ता है? 1 डिग्री पे 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तो अपने जो शरीर का तापमान जो होता है 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में नॉर्मल होता है, और उसे अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो हम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के समान होगा। सवाल नंबर कौन सा था ये? 37वां। अगला सवाल कौन सा है? 38। याद रखना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हैं। अगला सवाल 38वां। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी है? बताओ जल्दी से बताओ। मत्स्य जनपद की राजधानी में बता चुका हूं इसे, मत्स्य जनपद की। सूरसेन की राजधानी बताइए। सूरसेन की राजधानी मथुरा, महाराजा कंस वाली जो थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, गांधार की राजधानी, महाजनपद काल वाले लेक्चर में बताया हुआ है, वीडियो भी डाली हुई है उसकी, तक्षशिला बताई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, मगध बताया था, बिहार वाला क्षेत्र, उसकी राजधानी बताई थी गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र बताई थी। सबसे दक्षिण में एक और महाजनपद बताया था जिसका नाम था अस्मक, ठीक है। अगला सवाल 38वें का आंसर क्या हुआ? मत्स्य। अब 39वें पे आते हैं। हाल ही में बहुचर्चित स्वीप कार्यक्रम किस अभियान से संबंधित था? ये जो था मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने से संबंधित था। ये 2014 में जो इलेक्शन होने वाले थे उस समय ये था, तो उस समय का ये स्वीप कार्यक्रम, जो एग्जाम जो हुआ था ये जुलाई 2014 में हुआ था, और उससे पहले जो थे इलेक्शन हुए थे अप्रैल 2014 में। तो ये स्वीप कार्यक्रम उसी समय चलाया गया था। स्वीप का मतलब सभी लोग वोट दें, यानी बराबर सभी को मिलना चाहिए। तो स्वीप चलाया गया था मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए। इसे चलाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चलाएगा। मोबाइल फोन के सिम का क्या अर्थ होता है? क्या होती है फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आप याद रख लेना, सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये याद रख लेना आप। 39वां है मैंने बताया स्वीप, और 40वां SIM, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और मॉड्यूल। सब्सक्राइबर जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र, मॉड्यूल यानी तरीका, हमारी पहचान के लिए क्या दी गई है? सिम दी गई है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखो नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा चाय होती है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा वहां पे सबसे ज्यादा चाय होती है। और असम में जैसे बताया है, तो असम में भी पूरे मैदानों में नहीं होती है, जहाँ पे भी पहाड़ी इलाके होते हैं, असम के दार्जिलिंग वगैरह या उत्तर मेघालय उस साइड में, तो वहाँ पे चाय होती है। तो नॉर्मली तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का और असम का, इन तीनों में ही सबसे ज्यादा चाय होगी। कर्नाटक, केरल, असम नहीं है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। दार्जिलिंग सुना है कहाँ पे?
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। असम के बागानों से चाय, असम का तो आपने सुना ही होगा, तो असम वाला तो आपको पता पका ही है। लेकिन ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वाला आप याद रख लेना, क्योंकि तमिलनाडु में नीचे की साइड में जाने पर, ऊटी सुना है कभी? ऊटी, ऊटी तमिलनाडु की साइड में बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। तो वहाँ का जो नीचे की साइड में, मैंने आपको शायद भारत वाला वो बताया था, तब मैंने आपको बताया था इधर की साइड में, जो नीचे की साइड में भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, और उसके इस साइड में पश्चिम घाट है, इस साइड में पश्चिम घाट है, और उधर की साइड में पूर्वी घाट है। तो उन दोनों का जो मिलन होता है पश्चिमी और पूर्वी घाटों का, वहाँ पे बहुत सारा हिल स्टेशन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, तो उस क्षेत्र में चाय के बागान है। ठीक है। 41वां हुआ, बाद में 42वां सवाल है। 42वां, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? अरे वाह, मैं बता चुका हूँ इसे, मैंने आपके लिए लेक्चर में बताया था। निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो पंजाब और हरियाणा का है ही, बाकी बहुत सारे और राज्य हैं, इसमें ऑप्शन पंजाब और हरियाणा का दिया हुआ है। उस समय मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए अलग अलग बना दिए गए थे। असम, नागालैंड और मणिपुर, इनका भी अलग है। एक आप याद रखना, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ही है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। एक केरल और लक्षद्वीप समूह का एक ही है, याद रखना, केरल और लक्षद्वीप समूह का एक ही है। निम्न में से कौन सा समाचार एजेंसी नहीं? यह सवाल थोड़ा सा कठिन था, बहुत ज्यादा कठिन था। वैसे तो आपको पता होगा, यूटीआई आपने नाम सुना होगा, पीटीआई नाम सुना होगा, एएनआई नाम सुना होगा। तो यूटीआई जो है वो अपनी समाचार एजेंसी से नहीं है, ये कठिन ही है, हर कोई सवाल नहीं कर पाता इस तरीके की। ठीक है। ये सवाल हुआ 43वां, इधर की साइड में डाल देता हूँ कठिन में। उसके बाद में 44वां, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा जो है अपने इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नक्शा, ये कौन सा देश है? ये है बांग्लादेश। और ये कौन सा राज्य है इधर वाला? इधर पश्चिम बंगाल है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ से निकलने वाला, ये इसे बोला जाता है 3 बीघा गलियारा। क्या बोला जाता है? 3 बीघा गलियारा। इसे चिकन नेक भी बोलते हैं, चिकन नेक, याद रख लेना, चिकन नेक। ठीक है। चिकन नेक भी बोलते हैं। भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र, क्योंकि चीन से ऐसे क्षेत्र का खतरा रहता है। डोकलाम वाला विवाद मैंने आपको बताया था ना, डोकलाम वाला विवाद, अगर चीन इधर सिक्किम पे कब्जा कर ले और इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर ले, यहाँ पे चिकन नेक पे या 3 बीघा गलियारे पे, तो इधर वाला पूरा चीन का हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कट हो जाएगा भारत। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 3 बीघा गलियारा वाला क्षेत्र या चिकन नेक भी बोलते हैं। यहाँ पे तीस्ता नदी है, आप याद रख लेना। हाँ, ऊपर से निकल के आती है, इधर की साइड से सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। उस नदी पे हमेशा विवाद चलता रहता है पानी के ऊपर। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कहती है कि हम यहाँ पे बांध बना के सिंचाई करेंगे, नीचे की साइड में अपनी बांग्लादेश वाले भी बोलते हैं कि हमें भी इसका पानी दो। तो उस पर विवाद चलता रहता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। तो वो याद रखना, तीस्ता नदी कौन कौन से देशों के बीच में बहती है? भारत और बांग्लादेश, याद रखना हमेशा। तीसरा नदी का पूछा जा सकता है। भारतीय और यूनानी कला शैली के मिश्रण में से कला शैली का उत्पत्ति हुई, कौन सी कला शैली बनी भारतीय और यूनानी के साथ साथ में? गांधार कला शैली बनी थी, गांधार। यूनानी मैंने बताया था, यूनान देश तो आपके लिए बता चुका हूँ। ग्रीक देश बताया था, अलेक्जेंडर वहीं का था जब वो इधर की साइड में भारत आए थे, भारत पर आक्रमण किया था। दोबारा बताता हूँ, सिकंदर इधर से आया था भारत पर, यहाँ से इधर से आक्रमण किया। उसके बाद में एक नदी झेलम को उसने पार कर लिया। ठीक है। रावी को भी पार कर लिया था, रावी के पास में उसका युद्ध हुआ था, झेलम के पास में युद्ध हुआ था, रावी को प्रयास कर लिया, पार कर लिया था, लेकिन ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था उन्होंने। तो वो जब वापस जा रहा था तो अपना एक यहाँ पे सेनापति छोड़ के चला गया था। किसको छोड़ के गया था? सेल्यूकस को छोड़ के गया था। सेल्यूकस की बेटी थी, सेल्यूकस की बेटी हेलेना की शादी इधर भी हुई थी, तो यहाँ पे सेल्यूकस को छोड़ के गया था। तो इस वाले क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था? गांधार महाजनपद। और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अब छोड़ के किसको गया? यहाँ पे यूनानियों को छोड़ के गया। तो कौन सी सभ्यता बनेगी भारत और यूनानियों के मिक्स से? गांधार। हाँ, तो भारत और यूनान के जो मिश्रण से जो बनेगी, गांधार कला शैली बनेगी। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? 45वां मैं करा चुका हूँ, 43, 44 और 45। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। आसानी से याद होनी चाहिए, बाकी इसमें आपको बता देता हूँ एक बार में। नीचे की साइड में ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी यहाँ पे बना दी, उसके ऊपर की साइड में जाने पे वायु है। ठीक है, जिसे बोला जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में अलग अलग गैस हैं, उनमें सबसे नीचे वाली है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल के बाद में दूसरी वाली है समताप मंडल, याद आप रखने पड़ेंगे। तीसरी वाली है ओजोन मंडल, चौथी वाली है आयन मंडल, और पांचवी है जिसे बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहिर्मंडल तो ऊपर चलती जाती है। तो क्षोभ मंडल सबसे पहली है। जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, वो कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। समताप में तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और जितने भी वायुयान जो चलाए जाते हैं वो किसमें चलाए जाते हैं? समताप में। अभी रीट वाले में एक सवाल पूछ लिया गया था, समताप मंडल का टेम्परेचर कितना है, रीट वाले में पूछ लिया गया था।
तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ना समताप मंडल का, वो होता है करीब करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, लेकिन उसमें 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन दिया हुआ था, उसके आसपास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो 0 डिग्री पे ही आपको आंसर लगाना था। ठीक है, तो समताप मंडल होता है। ओजोन मंडल क्या करती है, हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रोकने का काम कौन करता है, ओजोन मंडल। और आयन मंडल क्या करता है, लेक्चर में आगे वीडियो में बनाऊंगा उसकी, वायुमंडल की आने वाले समय में। तो मैंने आपको बताया शायद 5 मंडल बताए थे। पहला कौन सा, क्षोभ मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, जितने भी बिजली वगैरह कड़केंगी, जितने भी बादल होंगे वो कहाँ पे होंगे, क्षोभ मंडल में। समताप का तापमान कितना रहेगा, वायुयान कहाँ पे उड़ेंगे। ओजोन मंडल क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं। जो सूर्य है अपना, सूर्य का मैंने अपने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में बता दिया है, उस वीडियो में बताया है। सूर्य की जो सतह पे जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके सेंटर में जो तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब वहां से जब किरणें निकल के आती हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसमें हर तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, पराबैंगनी तरंगें भी होती हैं, दृश्य तरंगें भी होती हैं, और अवरक्त तरंगें भी होती हैं। तो उनमें से जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी तरंगें होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं बहुत ज्यादा। स्किन कैंसर वगैरह है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनमें हीट ज्यादा होती है, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो उनसे रक्षा करने का काम कौन कर रहा है, ओजोन मंडल। और आयन मंडल जो है वो क्या करता है अपना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव धनायन ऋणायन पाए जाते हैं। यहाँ से अगर हम कोई भी तरंग भेजेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भेजेंगे, तो वो टकराने के बाद में वापस आ जाती है। यानी ये अपना जो रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह पुराने समय के जितने भी काम करते थे वो सब किस पे काम करते थे, आयन मंडल से। यहाँ से अगर किसी को रेडियो भेजना है तो पहले यहाँ इधर की साइड में भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ से टकराने के बाद में फिर तरंगे इधर की साइड में आ जाएंगी, तो ये पूरा पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। अगर सीधा भेजेंगे तो यहाँ तक जाने के बाद में वो तरंगे क्या हो, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम आयन मंडल की तरफ भेजते हैं, वहां से फिर वापस अपनी धरती पर। आजकल तो क्या है, सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, तो सैटेलाइट में आयन मंडल का कोई काम नहीं रहा। सैटेलाइट में जो तरंगे भेजी जाएंगी ना, जैसे यहाँ पे कोई टीवी स्टेशन है, जीटीवी लगा लेते हैं, ठीक है, जीटीवी सीधा भेजेगा सैटेलाइट के पास में, किसके पास में, सैटेलाइट के पास में, और फिर वहां से सैटेलाइट भेजेगा आपकी D2H में। आगे समझ में, D2H हो या एयरटेल हो, जो भी हो, तो उसमें भेजा जाता है। आगे समझ में सारी चीजें। जियो भी लॉन्च करने वाला है कुछ समय बाद में, अपना डिश टीवी लॉन्च करने वाला है। तो उसके बाद में 40वां सवाल हुआ, हाँ, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। अब 47वां सवाल, नक्सलवाड़ की जन्मस्थली नक्सलवाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। देखो, पश्चिम बंगाल में एक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है, उसका नाम है नक्सलवाड़। नक्सलवाड़, नक्सलवाड़, ठीक है। इस एक गांव है छोटा सा, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात चल रही है 1970 के आसपास की बात है। 1970 के आसपास में वहाँ गांव में एक ऐसी घटना हुई थी। नॉर्मली मैंने आपको बताया था, लेफ्ट विंग और राइट विंग में आपको बता चुका हूँ, साम्यवाद और दक्षिण पंथ बता चुका हूँ। साम्यवाद की जो विचारधारा होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है अपने दक्षिण पंथ से, और हम जो एजुकेशन लेते हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। अभी जो कल चुनाव हुए हैं त्रिपुरा में, उसमें त्रिपुरा में माणिक सरकार हार गए, यानी वो लेफ्ट यानी साम्यवादी हार गए, और बीजेपी जीत गई, यानी दक्षिणपंथी पार्टी वो जीत गई, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी दक्षिणपंथी का नहीं कह सकता, लेकिन लेफ्ट वाले ही होते हैं। जैसे साम्यवादी है तो वो लेफ्ट वाले। तो 1970 के आसपास में इस गांव में ऐसा हुआ था कि यहाँ के जो जमींदार थे, उनसे किसी 2-3 किसानों ने कर्जा लिया था, और उस कर्जे को चुकाने में टाइम लग गया था उन्हें। तो उन जमींदारों ने उन किसानों को पीट दिया था बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। उधर की साइड में पुराने समय पे सोच तो चली रही थी इस वाली साम्यवाद वाली, लेकिन हिंसात्मक रूप से नहीं थी, हिंसात्मक रूप नहीं लिया था। यहाँ पे जब उन जमींदारों ने उन गरीब लोगों को, किसानों को, उनका पैसा नहीं चुकाने पे बुरे तरीके से पीट दिया था, तो कुछ पढ़े लिखे जो साम्यवाद के समर्थक थे, उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, सभी लोगों को इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास सुनने के लिए कुछ नहीं है। अपना कार्ल मार्क्स का नाम सुना है कभी, कार्ल मार्क्स साम्यवाद की विचारधारा देने वाले। उन्होंने कहा था, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट ओनली योर चेंज, यानी विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी जंजीरों को खोने के अलावा। तो यहाँ पे आके उन्होंने अपने जितने भी मजदूर थे उन्होंने कहा इकट्ठे हो जाओ और मार दो उन जमींदारों को। ये पहली बार हिंसात्मक रूप लिया था, कहाँ पे, नक्सलवाड़ में। किस राज्य में पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में। तो ये इसमें पूछ लिया गया। बाकी आज के समय पे जो नक्सलवाद बोलते हैं ना, जहाँ पे भी हिंसात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, झारखंड में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अपने राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। अपने राजस्थान में कभी ट्राई किया गया था 1-2 बार, अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी ज्यादा रहते हैं, पर राजस्थान में नहीं फैल पाता, इधर की साइड में कुछ भी नहीं होता। अपने जब आजादी का आंदोलन चला था तब भी राजस्थान उससे अछूता था। आजादी के आंदोलन में भी राजस्थान का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं। यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, कांग्रेस तो बनी नहीं थी पूरे राजस्थान में, आजादी तक नहीं बनी थी, आजादी के बाद में बनी थी राजस्थान में कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी कांग्रेस की स्थापना, A.O. ह्यूम। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा की खाड़ी कौन सी है। ये आप याद रख लेना, हडसन की खाड़ी है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ,
ये देख रहे हो ना, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पास में ये वाली जो आप खाड़ी देख रहे हो इसे बोला जाता है हडसन की खाड़ी। खाड़ी का मतलब जानते हो खाड़ी क्या होती है? मैं आपको बहुत बार लेक्चर में बता चुका हूँ खाड़ी क्या होती है। ऐसा जो पानी का क्षेत्र वो तीन तरफ जमीन से गिरा हो, इस साइड में तीन तरफ जमीन से गिरा हुआ है, इस साइड में नहीं गिरा हुआ है ये, तो ये सबसे बड़ी खाड़ी है। बाकी इधर की साइड में ये छोटी सी, ये छोटी सी, ये वाली सबसे बड़ी खाड़ी है, ये याद रख लेना। हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद में अगर नंबर आएगा तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, दूसरे नंबर पे याद रख लेना, ठीक है। तो हडसन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी दोनों ही उत्तरी अमेरिका के पास में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह चलेगी नहीं, पर खाड़ी का मतलब समझ में आया ना। प्रायद्वीप क्या होता है? तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा माना जाएगा? भारत का नहीं, अरब प्रायद्वीप माना जाएगा या यूरोप माना जाएगा। यूरोप तो हम क्या महाद्वीप मानते हैं, ठीक है, महाद्वीप मानने लगे हैं तो उसे प्रायद्वीप, वैसे तो बोलते हैं कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है वो, लेकिन अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाएगा। अरब प्रायद्वीप भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा। प्रायद्वीप का मतलब मैंने बताया था ऐसा स्थल क्षेत्र जो तीन तरफ किससे घिरा हुआ? पानी से घिरा हुआ। तो इधर की साइड में पानी, इधर की साइड में पानी और इधर की साइड में पानी, तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, याद रख लेना। ये खाड़ी अब पूछी जा चुकी है तो प्रायद्वीप भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला सवाल, एटीएम का पूरा नाम क्या है? टेलर मशीन, ये आप याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कोई ट्रिक काम करे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अस्तित्व के अधिकार के लिए संघर्ष किया था? ये अपना अमेरिका है, अमेरिका देश है, वहां को थोड़ी बहुत तो स्वतंत्रता मिल गई थी लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं मिले थे। तो बात चल रही थी 1970 के आसपास में, 1970 के आसपास में उनको वोट डालने तक का पूर्ण अधिकार नहीं था। अगर वोट डालते थे तो कुछ एक अमीर अमीर जो काले लोग थे ना वो ही वोट डालते थे, तो उसके अधिकारों के लिए लड़ा था ये मार्टिन लूथर किंग। बहुत ही जबरदस्त नेता रहा था ये, अब तक के टॉप 10 अगर इसमें माना जाए तो मार्टिन लूथर किंग का नाम भी आएगा। ऐसे ही एक और बताया, अमेरिका का अब्राहम लिंकन भी है, जब गृह युद्ध हुआ था 1865 के आसपास तो उसमें था। अगला सवाल, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो जल के साथ में अलग ही कहानी चलती है, ऐसा चलता है जैसे यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पे तो वो जल के रूप में है। जैसे जैसे हम घटते जाएंगे 20 डिग्री आ जाएंगे, 10 डिग्री आ जाएंगे, 10 के बाद में 5 आ जाएंगे, 5 के बाद जैसे 4 डिग्री पे जाएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो जम जाएगा, बिल्कुल बर्फ बन जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में घटने पर इसका जो घनत्व होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, कालिदास जी सबसे पहले, कबीरदास, उसके बाद में सूरदास, तुलसीदास और गालिब लास्ट की। अगला सवाल 53वां, 52वां हो चुका है, अभी 53वां। अभी तक एक ही क्वेश्चन सवाल कठिन आया है 43वां, बाकी सब आसान है, इतने ज्यादा टफ नहीं। अगला सवाल है 53वां, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का संविधान के किस अनुच्छेद में? 368, बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद में भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, आसान है। 53 के बाद में 54वां, राष्ट्रपति। टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगें। मैंने बताया था ना, आपके जो सूर्य से जो किरण आती है उनमें सारे तरीके की तरंगें होती हैं, उसमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत रोकती है। ऐसे ही एक जो ऑसिलेशन होता है ना, जिसे बोल सकते हो दोलक बोलते हैं, उससे तरंगें निकाली जाती हैं। जैसे तुम्हारा रेडियो होता है, रेडियो में से एक तो होता है रिसीवर होता है और एक होता है ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर में से तरंगें निकाली जाती है। ऐसे ही रिमोट के अंदर भी एक छोटा सा ऑसिलेटर होता है, दोलक होता है, उससे तरंगें निकाली जाती हैं। तो वो जो तरंगें निकाली जाती हैं वो अवरक्त तरंगें, अवरक्त, इंफ्रारेड, अब यानी इंफ्रा, रक्त यानी रेड, रेड रक्त यानी लाल, लाल यानी रेड। तो अवरक्त तरंगें निकलती हैं, अपने किससे निकलती हैं? रिमोट से निकलती हैं। सारे के सारे रिमोट इंफ्रारेड पे ही काम करेंगे, सारे के सारे। आजकल तो मोबाइल में भी आने लग गया है ये सिस्टम, मोबाइल में एक सिग्नल निकालने के लिए इंफ्रारेड से ही चलता है, फिर भी वो सारे के सारे मोबाइल में, सारे के सारे टीवी या कुछ भी कनेक्ट हो जाए लेकिन वो इंफ्रारेड पे काम करेगा। आगे समझो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें आपको याद रखना है, जब महात्मा गांधी जी आए थे, तो महात्मा गांधी जी जो भारत आए थे वो सन 1915 में आए थे। 1915 के बाद में 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आने के बाद में उनका स्वागत किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, उनको ऑफर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि आप हमारी कांग्रेस में शामिल हो जाओ। लेकिन उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में शामिल मत होना 2 साल तक, आप आए हो पहले भारत का अध्ययन करो सही ढंग से। उससे पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1895 में गए थे। कब गए थे? 1895 से। और कब आए? 1915 में। कितने साल रह चुके हैं? 20 साल। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने अधिकारों के लिए, मतलब भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए
या गैर ब्रिटिश लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, और वो उसमें सक्सेस रहे थे। वहां पे उन्होंने अहिंसात्मक और ये अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वहां पे प्रयोग किया था उसके बारे में। तो 20 साल में वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे दक्षिणी अफ्रीका के कारण। दक्षिण अफ्रीका में फेमस हुए, उसके बाद में अपने भारत में फेमस हो गए। क्योंकि इसलिए फेमस हो रहे हैं कि भारत में तो लोगों की बात मान नहीं रही थी अंग्रेज सरकार, जबकि एक अकेला व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए पूरे अंग्रेज सरकार को हिला रहा था। और कुछ एक अच्छे पत्रकार भी होते हैं, पत्रकारों का काम होता है सरकार की आलोचना करना, तो कुछ एक अच्छे पत्रकार होते थे उस समय के, जो महात्मा गांधी को एक बहुत बड़े नेता के रूप में प्रदर्शित करते थे। इंग्लैंड वाले अखबारों में भी, तो इंग्लैंड में भी फेमस हो चुके थे वो। जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनियां थी, बहुत सारी कॉलोनी थी, ऐसा ही अकेला ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, पूरे विश्व में राज था उसका। तो ज्यादातर जगह महात्मा गांधी फेमस हो गया था जब, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादातर जगह जो महात्मा गांधी जो फेमस हो गए थे, तो जब भारत आए तो सबसे पहले 1915 में आने के बाद में ही उनका स्वागत किया गया जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके द्वारा। तो उनसे बोला गया कि शामिल हो जाए, उन्होंने मना कर दिया। 2 साल तक वो अपना पूरा भारत घूमे थे, ट्रेन में बैठ बैठ के घूमे थे। उनके गुरुजी का नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1917 में उन्होंने आश्रम बना लिया था अहमदाबाद से दूर, साबरमती आश्रम बना लिया था अपना, जैसे आजकल गांधीनगर है ना, हाँ वहीं पे आश्रम था उनका। तो वहां पे उन्होंने आश्रम बना लिया था। एक बिहार से एक व्यक्ति आए थे, पंडित थे वो। बिहार में उस समय अंग्रेज वहां पे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे बिहार में। तो वहां से एक व्यक्ति आए थे इनके आश्रम में कि महात्मा जी आप चलिए, हमारा कुछ मदद कीजिए। तो महात्मा जी पहली बार 1917 में, चंपारण जो है वो कहाँ पे, बिहार में पड़ता है, अपने गुजरात से निकल के कहाँ गए थे, बिहार गए थे। तो पहला आंदोलन उन्होंने किया था चंपारण। बाद में आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग से पहले आप मान सकते हो खिलाफत, ये दोनों ही एक ही है, असहयोग और खिलाफत। ये 1919 और 20 में हुए थे, 1919 और 20 में हुए थे, ठीक है। उसके बाद में आता है दांडी मार्च, आपको याद रखना होगा, दांडी मार्च आता है 1930 में आता है। और अपना भारत छोड़ो आंदोलन आता है 1942 में। ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आप अनुमान लगा लीजिए। डी आंसर है चंपारण, असहयोग, सबने अवज्ञा। इस दांडी मार्च को ही सबने अवज्ञा के नाम से जाना जाता है। सबने अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है पालन नहीं करना। मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने कानून बनाया हुआ था कि नमक सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे। गांधी जी ने दिमाग लगाया कि यार ये अंग्रेज तो हमारे खिलाफ, मतलब यहाँ पे रह के और हमारा ही नमक है और हम पे ही जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कानून बनाया हुआ है नमक का, तो उसका हम अवज्ञा करेंगे, यानी उसका पालन नहीं करेंगे। तो उन्होंने सबने सबने किया था, मतलब जबरदस्ती नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, सबने प्यार से सबने अवज्ञा किया था। तो 1930 में क्या हुआ था, सबने अवज्ञा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला आंसर हो जाएगा। चंपारण 1917 में, असहयोग 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद 58वां, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 15%। बहुत आसानी से मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ आपको इस क्लास में। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, श्रेष्ठ बोलते थे व्यापारियों को गुप्त काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, झींगा, तारा, डॉग, व्हेल। तो इसमें जो है वास्तविक मछली है डॉग मछली, जो है वास्तविक है। ये जो है बड़ी बड़ी व्हेल मछली जो है, ये बड़ी बड़ी मछली है। नॉर्मल जो मछली का नाम है ना, वो वास्तविक मछली जो है डॉग। तो ये कठिन हो जाएगा मेरे हिसाब से। 60वां, 2 ही सवाल इसमें से टफ लगे हैं मुझे, बाकी तो आसान लगे हैं। तो 30 में से आपको कम से कम 25 तो होने चाहिए।